ये हमारी कारक एवं कारक चिन्ह से रिलेटेड सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा था कि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो 30% उसमें से गलत पढ़ा है। ये बात हमने फर्स्ट पार्ट में ही साबित कर दी थी और साबित करके हमने आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बताई थी और उसमें कुछ हमने आपको ऐसे पॉइंट बताए थे जिनके द्वारा आप किसी भी कारक चिन्ह को तुरंत पहचान सकते हो, किसी भी कारक चिन्ह को। अब इसके बाद हमने आपसे जो लास्ट टाइम पर बताया था कि कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे हम आपको जिनसे आप बाकी जो कारक चिन्ह हैं उनको भी अच्छे से कर पाओगे। उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात की फुल गारंटी है। 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सही होगा। आपके क्वेश्चन जो गलत होते हैं, आप जिन ट्रिकों का यूज करते हो उन ट्रिकों से जो क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका हमने आपको रीज़न भी बताया था कि वो क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं। ठीक, तो अभी हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो हमने आपको बताया था कि लास्ट टाइम बताया था कि जो ट्रिक है जो हमें पढ़नी है जिससे हम बाकी के सारे कारक चिन्हों को कर पाएंगे, वो ट्रिक हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपने हमेशा ही देखा होगा कि जब कभी भी आप क्वेश्चन देखते हो तो उसमें कभी कभी आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। काफ़ी सारी ट्रिकें यूज करते हो और उसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो गलत होने का कारण क्या होता है, ये बात भी आप साथ के साथ जान लीजिए और ये ट्रिक भी जान लीजिए। इसमें हमें क्या करना है, जब दो या दो से अधिक कारक चिन्ह एक वाक्य में दिखें तब अंतिम कारक चिन्ह को ये आपका ऐसा पॉइंट है। इस पॉइंट को यदि आपने समझ लिया तो आप किसी भी कारक चिन्ह की इजीली पहचान कर सकते हो। देखिए क्या होता है, जब कभी भी एक वाक्य लिखा है और उस वाक्य में आपको बताया गया है काफ़ी सारे कारक चिन्ह हैं, यानी मान के चलिए एक कारक चिन्ह हो, एक कारक चिन्ह होगा तो आप सीधा ही एक को प्रेफर करते हो, लेकिन वहाँ पर भी आप गलती कर देते हो। एक कारक चिन्ह होगा और वो भी किसी और से रिलेटेड होता है, तब वहाँ पर जो गलती होती है उनके उन सब सारी गलतियों के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बताया, उनको अच्छे से समझ लीजिए बस आप। तो यहाँ पर देखते हैं, जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक कारक चिन्ह दिए हों तब आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो लास्ट मतलब आप ये मत समझिए कि जो लास्ट में वाक्य के लास्ट में जो कारक चिन्ह दिया हुआ है उसको आप प्रेफर करोगे, नहीं, उसको प्रेफर नहीं करना है। आप जब कभी भी किसी भी किताब से या कहीं से भी जब कभी भी कारक चिन्ह पढ़ते हो तो आपको सिर्फ एक सीक्वेंस में ही कारक पढ़ाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो देखिए, इसका यही कारण होता है, ग्रामर हमें ये कहता है कि जब कभी भी आपको कारक चिन्ह की पहचान करनी है तो सिर्फ एक सीक्वेंस से ही कीजिए। यदि आप एक सीक्वेंस को पकड़कर चलोगे आपका कारक कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे कि हमने बात करें, फर्स्ट होता है कर्ता, जैसे कि हम बाकी के अभी और नहीं लिखते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इस प्रकार से ये पूरे 8 होते हैं और 8 को हमें इसी प्रकार से सीखना होता है। इसी प्रकार से ही हमें क्यों सीखना है, ये नियम बताता है हमें। यही जो नियम है वो यही बताता है कि जब कभी भी आपको दो या दो से अधिक कारक चिन्ह दिखेंगे तो आपको सिर्फ अंतिम वाले कारक चिन्ह को ही प्रेफर करना है। कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सास ने बहू को झाड़ू से मारा। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, हम इसमें कभी भी लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं, कर्ता लगाते हैं, नहीं लगाते, कर्म लगाते हैं, नहीं लगाते, करण लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हम करण, इसका कारण क्या है, ये इस चीज़ को समझिए। देखिए सास क्या है, यहाँ पर ये एक कर्ता है, ठीक, न क्या है, कारक
चिन्ह, ये एक कारक चिन्ह है। बहु क्या है, बहु यहाँ पर कर्म है, और इसके बाद ये को क्या है, ये एक कारक चिन्ह है, ये एक कारक चिन्ह है। इसके बाद ये झाड़ू क्या है, झाड़ू होता तो वैसे कर्म ही है, कर्म के रूप में ही आता है, लेकिन ये झाड़ू जो है वो यहाँ पर एक साधन के रूप में है। साधन के रूप में। अब ये से क्या है, ये एक कारक चिन्ह है। अब यहाँ पे मारा की बात की जाए तो मारा जो होता है आपका, मारा ये आपका क्रिया होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक कारक चिन्ह यहाँ पर ये आया, दूसरा कारक चिन्ह यहाँ पर ये आया, और तीसरा कारक चिन्ह यहाँ पर ये आया। जब कभी भी आपको दो या दो से अधिक कारक चिन्ह दिखेंगे तो सिर्फ आपको क्या करना है कि जो अगला जो कारक चिन्ह होगा, जो लास्ट वाला जो कारक चिन्ह होगा उसे प्रेफर करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। कर्ता कारक है यहाँ पर, हाँ कर्ता कारक है। कर्म कारक है, कर्म कारक भी है। इसके बाद करण कारक है, हाँ करण कारक है। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन रहा है, कर्ता कारक है, इसके बाद कर्म कारक है तो इसे छोड़ देंगे। कर्म कारक है, उसके बाद करण कारक भी है तो इसे छोड़ देंगे, इसे लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में हमें यही पढ़ना है, समझे। अब इसके बाद यदि बात की जाए कि देखिए एक पे दिया हो कर्ता कारक दिया हो, कर्म कारक दिया हो, फिर उसके बाद अपादान कारक दिया है, ठीक, और कोई कारक नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये पांचवा है। ये पांचवा पहले और दूसरे के बाद में आता है, पांचवा पहले और दूसरे के बाद में आता है, तो पहले और दूसरे को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और पांचवा लेंगे। ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। ये कोई ट्रिक नहीं होती है, यही ग्रामर हमें कहता है, ग्रामर खुद ही हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से किस चीज़ को हैंडल करना है। बस आप इन चीज़ों को समझिए ध्यान से। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा करण कारक। करण कारक की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो साधन होता है, वहाँ पर दिख रहा होगा आपको। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको क्या याद रखना है वो चीज़ आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है। यदि आपको अंग्रेजी अच्छे से आती है या फिर थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती है तो कभी भी आप कारक चिन्ह में गड़बड़ नहीं करोगे। देखिए कैसे हैं, जो करण कारक होगा ना, करण जो करण कारक होगा उसमें हमेशा ही बाय और विद और कभी कभी, हम बोलेंगे कभी कभी, इनका प्रयोग होता है। कैसे होता है ध्यान से समझिए। बाय विद ये सब क्या बताते हैं, के द्वारा को बताते हैं। इन भी आपका के द्वारा को ही बताता है, लेकिन बहुत ही ऐसे रेयर केस होते हैं जिनमें आपको इन का प्रयोग करना होता है। देखिए कैसे, यदि हम बात करें तो अंग्रेजी का एक रूल है, जब कभी भी किसी वाहन के साथ आर्टिकल है, जैसे कि हम आपको अंग्रेजी में समझा देते हैं, शीला विल कम, आकार और यहाँ पर कार, ठीक। यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा, यहाँ पर एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, शीला विल कम, जब कभी भी आर्टिकल लगा होगा किसी भी, जब कभी भी आर्टिकल लगा होगा किसी भी वाहन के नाम से पहले तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम इन का प्रयोग करते हैं। और जब कभी भी आर्टिकल नहीं लगा है तो वहाँ पर बाय का प्रयोग करते हैं। तो बाय और विद ये तो यहाँ पर हमारा चलेगा ही चलेगा करण कारक में, लेकिन कभी कभी इनका भी प्रयोग होता है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। लेकिन जो इनका जो प्रॉपरली प्रयोग होता है वो आपका अधिकरण में होता है, ठीक। तो इस तरह से आपको समझना है। अगर किसी को अंग्रेजी अच्छे से आती है या फिर थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती है तो वो कभी भी कारक चिन्ह में गड़बड़ नहीं करेगा। यदि उसको अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती है फिर भी आप इतना तो समझते ही होंगे, और बाकी का जो हमने आपको हिंदी में जो ट्रिकें बताई हैं वो सारी आप यूज कीजिए, उसके बाद आपका कोई भी कारक चिन्ह गलत नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, सास ने झाड़ू से बहू को मारा, ये हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। इसके बाद सचिन की दोस्ती से रोहन सुधर गया, किससे सुधरा, सचिन की दोस्ती से। तो सचिन की दोस्ती यहाँ पर क्या हुआ, साधन हुआ,
ठीक। इसके बाद है बच्चा खिलौने से खेलता है। किससे खेलता है? खिलौने से खेलता है। तो यहाँ पर खिलौना क्या हो गया? साधन हो गया। इसके बाद इनमें भी सारी प्रोपोजिशन यही प्रयोग होंगी, विद और बाय और इन, ठीक, हमेशा ही। इसके बाद वह अपने कर्म से गरीब है। वह गरीब है, क्यों गरीब है? अपने कर्म से गरीब है। कर्म क्या है? साधन है क्रिया के पूर्ण होने का, ठीक। मैं आपको आंखों देखी बात बता रहा हूँ। जो उसने बात देखी, जो भी कुछ भी उसने कहानी देखी, वो किससे देखी? आंखों से देखी। तो विद आई हो गया ना, तो इसके बाद क्या हुआ? विद का प्रयोग हुआ। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे हो। मैं आपको आंखों देखी बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? करण कारक होगा। आज भी गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। किस चीज़ से मर रहे हैं? भूख से मर रहे हैं। मरने की जो क्रिया है वो किस साधन के द्वारा हो रही है? भूख के द्वारा हो रही है, ठीक। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब शिकारी ने शेर को मारा, लेकिन किससे मारा? बंदूक से मारा। तो बंदूक क्या हुआ? यहाँ पर कारण हुआ, कारण हुआ, ठीक। अब इसके बाद है आपका चौथा संप्रदान। संप्रदान की जब कभी बात की जाए तो उसमें हमेशा ही आप फॉर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। संप्रदान की बात की जाए तो हमेशा ही, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभिवादन के रूप में जब कोई चीज़ किसी को स्थायी रूप से दी जाए, इन सारी बातों को भूल जाना है। इन सारी बातों को भूल जाना है। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उन सबको भूल जाइए। ये सारी जो कहानियाँ हैं ये सिर्फ रट्टा मारने के लिए हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सीधा सीधा इन चीज़ों को समझना है। तो समझ कर ही पढ़िए। इसके बाद सबसे हमारा एग्जाम्पल जो है उसको देख लेते हैं। फॉर का मतलब होता है के द्वारा, सॉरी के लिए, ठीक है। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। तो यदि इसकी बात की जाए तो इसके सारे एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश ने सुरेश को चॉकलेट दी। चॉकलेट देने का कार्य किया। किसको? सुरेश को, ठीक। के लिए आ गया। के लिए वाला सेंस जहाँ भी दिखेगा वहाँ पर आपको सिर्फ संप्रदान कारक करना है। और अंग्रेजी में जब कभी भी आप उस सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर फॉर लग जाता है, ठीक। उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। तो व्यायाम जरूरी है किसके लिए? आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए किसके लिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसके लिए जरूरी है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, ठीक। मैंने तुम्हारे खातिर पत्र लिखा। किसके लिए? तुम्हारे खातिर। किसके लिए? तुम्हारे लिए। खातिर का मतलब भी के द्वारा ही होता है। इस चीज़ को आप, सॉरी, के लिए ही होता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। मैंने तुम्हारे खातिर पत्र लिखा। खातिर का मतलब के लिए होता है, ठीक। यह जल पूजा के निमित्त है। यह जल किसके निमित्त? तो पूजा के। इस क्रिया को जो संपन्न करने के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है? पूजा के लिए। किसके लिए? पूजा के लिए निमित्त है ये। इस सेंटेंस को आप समझ रहे होंगे। इसके बाद है आपका वह आपके खातिर कुछ भी करेगा। किसके खातिर कुछ भी करेगा? तो आपके खातिर। जब के लिए करके आप क्वेश्चन पूछोगे ना 100% आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो होता है वो के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। के लिए का प्रयोग क्यों किया जाता है इसमें? क्योंकि के लिए से आप आंसर कर लीजिए या फिर आप क्वेश्चन कर लीजिए, बात वहीं पर वहीं रहेगी, ठीक। और अंग्रेजी में आपको पहचान करनी है इसकी। अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो आप जहाँ कहीं भी दिखेगा आपको फॉर का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग कर देना है। तो वो क्या होगा? आपका संप्रदान, ठीक। अब देखिए अभिवादन के रूप में ऐसे कोई भी पॉइंट को आपको याद नहीं रखना है। सीधा आपको एक ही पॉइंट याद रखना है। के लिए वाला भाव जहाँ कहीं भी आएगा सीधा आपको क्या करना है? संप्रदान करना है, ठीक। तो देखिए माताजी को प्रणाम। तो प्रणाम किसके लिए? माताजी के लिए। किसके लिए प्रणाम? माताजी के लिए। पिताजी को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, जितने भी ऐसे सारे सेंटेंस होंगे तो वो जो क्रिया होगी ना वो किसी के लिए की जा रही है। किसी के लिए वो क्रिया की जा रही है। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है जब कोई चीज़ किसी को स्थायी रूप से दी जाए। ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। आपको इसको सिर्फ रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझ लेना है। इन चीज़ों को समझने से ही वो चीज़ें अपने माइंड में याद रहती हैं। रट्टा मारने से आप बादाम खाते रहोगे ना फिर भी रट्टा मारते थक जाओगे, कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी, ठीक। जब कोई चीज़ किसी को स्थायी रूप से दे दी जाए, इस पॉइंट को हमें नहीं समझना है, सिर्फ हमें एग्जाम्पल को देखना है। गृहिणी ने भिक्षुक को ठीक है, डबल लिख दिया है, कोई बात नहीं है। गृहिणी ने बिच्छू को भिक्षा दी। अब गृहिणी ने बिच्छू को
बिच्छा दी। इसका मतलब क्या है, उसने ग्रैडी ने जो क्रिया की, क्या किया, देने का कार्य किया। किसके लिए देने का कार्य किया, बिच्छू को देने के लिए। तो जो क्रिया है किसके लिए किया, किसी के लिए की जा रही है ना। जब क्रिया किसी के लिए की जाएगी तो आंसर रहेगा हमारा, आपको पता है। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। सरकार ने दिया किसके लिए, मुआवजा किसानों के लिए। किसके लिए, किसानों के लिए। तो अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद है हमारा पांचवें को समझते हैं, अपादान कारक। अपादान की बात की जाए तो हमेशा ही आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला समय और दूसरा अंतिम समय। पहला समय और दूसरा समय, या पहला समय और अंतिम समय। इसमें आपका काफ़ी, इस चीज़ को यदि आप समझ लेते हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहला समय और ये है आपका दूसरा समय। देखिए पहले समय में क्या होगा, दोनों चीज़ें जुड़ी होंगी, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई। उसके बाद दोनों चीज़ें अलग। ठीक है, पहला जो समय होगा उसमें दोनों चीज़ें जुड़ी हुई होंगी और जो दूसरा समय होगा उसमें दोनों चीज़ें अलग होंगी। और ये भी आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, पहले चीज़ें जुड़ी हुई ही होंगी, दूसरे पार्ट में चीज़ें अलग होंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि इस चीज़ को आपको समझ लिया, कभी भी आप अधिकरण कारक में गलती नहीं करोगे। जो भी आपके पॉइंट दिए होते हैं अधिकरण कारक में, किसी पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको अभी बताते हैं। देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, इसको आप सेंस करोगे तो कैसे करोगे, गंगा हिमालय से निकलती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। यदि आपको इसको सेंस करना है तो आप हमेशा याद रखिए गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये गंगा का जो जल होता है, अब ये मान के चलिए ये आपकी एक नदी है, ये आपका एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब कोई चीज़ बाहर निकल गई तो इसके बाद तो यहाँ पर ये निकल गई। पहला पॉइंट था, यहाँ पर आई, ये जुड़ गई इससे, तो ये पहला पार्ट। यहाँ से जब वो बाहर निकली तो दूसरा पार्ट। पहले दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी, दूसरे पॉइंट में दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। इस सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है, पहले समय में दोनों चीज़ें जुड़ेंगी, दूसरे समय में दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब अलग हो गई, यही सीक्वेंस आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और एक और चीज़ याद रखिए, जब कभी कहीं से आने की बात होती है तो अंग्रेजी में सदैव ही फ्रॉम प्रोपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम प्रोपोजिशन जहाँ पर भी दिखेगा, देखिए 50% वाक्यों में ही सिर्फ फ्रॉम प्रोपोजिशन का प्रयोग होता है। लेकिन फ्रॉम प्रोपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर जिस भी सेंटेंस में हो, आपको फ्रॉम प्रोपोजिशन जहाँ पर भी जुड़ा हुआ दिखे या फिर आपको लगे कि यहाँ पर फ्रॉम प्रोपोजिशन लगेगा, सीधा ही बोल देना कि यहाँ पर क्या है, अपादान कारक है, सीधा अपादान कारक। देखिए इनके सारे एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, एक समय आया तब वो एक दूसरे एक के साथ थे, और दूसरा वो पानी आगे बढ़ गया तो वो उससे अलग हो गया, इसीलिए बोलते हैं गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, एक समय, पहला समय पेड़ में पत्ता जुड़ा हुआ था, दूसरा समय पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो ये सेकंड समय। उसके बाद रोहित छत से गिर पड़ा, रोहित छत पर था, जुड़ा हुआ था उससे, पहला समय, जब वो उससे गिर गया तो दूसरा समय अलग हो गया उससे। बच्चे मैदान से खेलकर चले गए, पहला समय बच्चे खेल रहे थे तब वो पहला समय, दूसरा समय जब बच्चे चले गए तो वो क्या हो गया आपका दूसरा समय। उसके बाद है तुलना के भाव में, ये तुलना के भाव में बात की, कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं करना है, समझ गए। इसके बाद सीता मोहिनी से अधिक सुंदर है, सीता मोहिनी से अधिक सुंदर है, यहाँ पर देखिए तुलना की जा रही है। आप थोड़ा सा इस पॉइंट को भले ही याद रख सकते हैं, लेकिन कोई भी पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ऐसा। देखिए सीता और मोहिनी पहले क्या थे, बच्चे थे उस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि बच्चे सारे ही एक जैसे क्यूट होते हैं, सारे ही बच्चे एक जैसे ही होते हैं, ठीक। तो उनको जो भी बच्चा होगा उसको सभी प्यार करते हैं, ठीक। तो सीता और मोहिनी ये दोनों स्टार्टिंग में जो थे वो एक जैसे ही थे। उसके बाद जब बात आई, जब किशोरावस्था की बात आई या किसी भी अवस्था की बात आई, तब जाकर वो क्या हुआ, वो सुंदर बने, ठीक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सीता मोहिनी से अधिक सुंदर है। यहाँ पर चीन जनसंख्या में भारत से अधिक है। अभी मान के चलिए अभी चीन बना और भारत बना, तो क्या आप ये कह सकते हो कि पहले चीन की संख्या ज़्यादा थी या फिर भारत की जनसंख्या ज़्यादा थी? नहीं, एक समय ऐसा था जब दोनों की जनसंख्या क्या थी, इक्वल ही रही होगी। जब इक्वल रही होगी तो वो पहला समय, उसके बाद जब चीन की संख्या आगे बढ़ी तो वो क्या हो गया, सेकंड समय, ठीक।
अनुप अजय से अधिक बुद्धिमान है। देखिए बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में कोई भी बुद्धिमान नहीं होता, सारे एक जैसे ही होते हैं। अब बच्चा है, जब तक वो बच्चे हैं तब तक क्या है, उनकी आपकी बौद्धिक क्षमता को नाप सकते हो, माप सकते हो, नहीं माप सकते हो। उनकी बौद्धिक क्षमता को कब मापा जाएगा, तब वो स्कूल में पहुंचेंगे या फिर वो एग्जाम्स वगैरह देंगे। तो जब वो बच्चे छोटे थे तब वो पहला समय दोनों की बौद्धिक क्षमता समान ही मानी जाएगी। उसके बाद जब उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, तब जाके उनकी जो तुलना होगी वो की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनुप और अजय पहले बच्चे थे तो वहाँ पर उनकी बौद्धिक क्षमता समान थी। जब वो आगे बढ़े तब क्या हुआ, अनुप अजय से अधिक बुद्धिमान है तो अनुप की क्या हुई, बुद्धि अधिक तेज हुई, अधिक तेज दिखी, तो वहाँ पर क्या होगा, दूसरा समय। कार्य आरंभ होने के भाव में, कार्य आरंभ होने के भाव में कोई भी पॉइंट याद नहीं करना है, सीधा आपको सेंटेंस को ही समझना है, ठीक है। मैं कल से विद्यालय जाऊंगा, अभी तक क्या कर रहा था, घर पर रह रहा था, पहला समय। दूसरा समय, अब वो क्या होगा कि स्कूल जाने लगेगा, विद्यालय जाने लगेगा, तो ये क्या हो गया, दूसरा समय। उस समय से अलग होकर उस समय में चला जा रहा है तो क्या हो गया, फर्स्ट समय और सेकंड समय। इसके बाद कल से T20 क्रिकेट मैच आरंभ हो रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इस सेंटेंस को भी काफ़ी लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सॉल्व करने का सीधा सीधा सिंपल एक ही तरीका है, कल से T20 मैच आरंभ हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब तक जो चल रहा था वही सब चल रहा था, अब तक आप जो देख रहे थे वही प्रोग्राम वगैरह, मूवीज़ वगैरह, वही चीज़ देख रहे थे आप। कल से क्या हुआ, T20 मैच आरंभ हो रहे हैं, तो कल से एक नया समय स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप T20 मैच देखोगे। तो फर्स्ट समय क्या था, जब T20 मैच आरंभ नहीं हुए थे। सेकंड समय जब T20 मैच आरंभ हो गए, ठीक। किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ये दोनों ही ट्रिक लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा इसमें, ठीक। फर्स्ट समय और सेकंड समय, सिर्फ इसी दोनों चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है आपका गत्यात्मक लज्जा, घृणा आदि के भाव में, यानी कि ईर्ष्या और भय के भाव में। अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को फर्स्ट समय और सेकंड समय से ही हम कन्वर्ट करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री जी चीन से लौट आए, अभी तक क्या था, चीन में थे और चीन से अब वो लौट कर आ गए, तो ये सेकंड समय, ठीक। ये लोग गांव से आए हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, गांव से आए थे। फर्स्ट समय क्या था, वो गांव में थे। सेकंड समय क्या है कि वो गांव से लौट कर गांव से आ गए, तो यहाँ पर ये सेकंड समय हो गया, ठीक। पिताजी ऑफिस से आ गए, अब तक कहाँ था, ऑफिस में थे। ऑफिस में थे तो वो क्या था, पहला समय। ऑफिस से जब आ गए घर तो ऑफिस से अलग हो गए, यानी कि उस समय से अलग होकर दूसरे समय में आ गए। बहू ससुर से लज जाती है, अब इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए अभी मान के चलिए कोई एक लड़की है और किसी वृद्ध इंसान के सामने जाती है, तो क्या उससे शर्माएगी, नहीं शर्माएगी। वो कौन सा, फर्स्ट पार्ट। और यदि वही लड़की यदि उनकी बहू बन जाती है तो ये क्या हुआ आपका, सेकंड पार्ट। सेकंड टाइम में अब वो क्या करेगी, लज जाएगी। पहले वो आराम से बात करेगी, आराम से बात कर लेगी और कुछ भी उनके सामने आराम से रह लेगी। क्यों, क्योंकि उस समय पे वो उनकी बहू नहीं है, तो वो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। सेकंड टाइम क्या होगा, तब वो उनकी बहू बन गई। बहू बन गई तो अब क्या हुआ, ये सेकंड टाइम बना, तो उसमें क्या होगा, वो लज्जाना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट टाइम से अलग होकर सेकंड टाइम में आ गई, तब उसने लज्जाना स्टार्ट किया, ठीक। बहू ससुर से लज जाती है। मेरी माताजी गंदगी से नफरत करती हैं। बच्चों को स्टार्टिंग में देखिए, यदि उन्हें कूड़े के ढेर पर भी छोड़ दिया जाए ना, तो वहाँ पर भी वो क्या करेंगे, खेलना स्टार्ट कर देंगे, उन्हें गंदगी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि वो उनका फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, उन्हें यह नहीं पता कि ये गंदगी है। अब वो थोड़ी उनके अंदर समझ आई, वो क्या हो गया, सेकंड टाइम। और सेकंड टाइम में उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को समझ लिया और समझने के बाद क्या बोला, अब ये चीज़ गंदगी है, इसमें हमें नहीं जानना है, ये चीज़ गंदगी है। अब नफरत करना स्टार्ट किया ना, पहले नफरत नहीं करते थे, अब नफरत करते हैं। तो फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। इसके बाद राधिका मोहिनी से ईर्ष्या करती है। अभी कोई ऐसा समय आया होगा कि वो हमेशा बचपन से तो ईर्ष्या करती नहीं आ रही है ना, आपका कुछ समय तो ऐसा रहा होगा जब वो ईर्ष्या नहीं करती होगी, नफरत नहीं करती होगी। क्यों, जलन फील नहीं करती होगी। वो कौन सा समय था, वो फर्स्ट टाइम था। और आपको पता है बच्चे कभी भी किसी से भी जलन फील नहीं करते हैं, वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ समान रूप से ही रहते हैं। तब वो फर्स्ट टाइम था उसका, तब वो उसके साथ जलन नहीं फील करती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद वो उससे जलन फील करने लगी या फिर उससे नफरत करने लगी, तो वो क्या हुआ, उसका सेकंड टाइम हुआ। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। उसके बाद भय के भाव में बच्चा सांप से डरता है। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, एक बच्चा है, आपने भी बच्चे देखे होंगे, अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए ना, अगर उसके सामने सांप आ जाए तो वो सांप को भी पकड़ के मुंह में दे लेगा। क्यों,
क्योंकि उसके सामने जो भी चीज़ आती है वो उसे उठाता है, सीधा मुंह में ले लेता है, और कोई भी चीज़ से उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, वो किसी के पास भी चला जाएगा, उसे नहीं पता कि सांप क्या है, इससे काटने से क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम क्या था, वो उससे नहीं डरेगा। सेकंड टाइम तब उसने उसकी हरकतें देखी, सांप की कुछ भी उसके बारे में सुना या देखा, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसे डरना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या है आपका सेकंड टाइम। ठीक, इसी को कहते हैं अपादान। वह मेरे कुत्ते से डरता है, वो हमेशा से ही उससे कुत्ते से डरते आ रहा है का नहीं। मान के चलिए एक व्यक्ति है और वो अपने मित्र के घर जा रहा है, और अपने मित्र के घर वो जैसे ही जाता है तो वो क्या देखता है कि उसने एक कुत्ता पाला। ठीक, उसने एक कुत्ता पाल लिया। अब वो जैसे ही उस कुत्ते के पास गया तो पहले उसे से नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा, उसने लगा कि मेरा दोस्त है, चलो इसका ये कुत्ता है तो ये इसे संभाल लेगा। अब संभालने के लिए तब वो आया तो वो कुत्ता को ज़्यादा हावी हो रहा है, सॉरी, जब वो हावी हो रहा है तो अब वो उससे डरना स्टार्ट कर देगा। पहले डरना स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि ये कुत्ता है, ये अभी पता नहीं कि काटेगा कि नहीं काटेगा, उसे नहीं पता। लेकिन जब वो देखेगा, उसकी हरकतें देखेगा, उस कुत्ते की हरकतें देखेगा, तब वो डरना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले देखा जाता है कुत्ते के पास जब भी जाते हैं तो पहले ये देखा जाता है ये कुत्ता काटने के लिए हरकतें करता है या फिर सीधा नहीं करता है। आपको ये दो चीज़ें हर कोई देखता है। तो सबसे पहले वो कुत्ते के पास जाएगा तब देखेगा उसकी हरकतें कैसी हैं। अगर उसकी हरकतें काटने वाली हैं तो वो उससे फिर डरने लग जाएगा। यदि उसकी हरकतें काटने वाली नहीं हैं तो उससे नहीं डरेगा। तो अब उसका जो डरना था वह मेरे कुत्ते से डरता है। वो क्यों डरता है, उसने उसकी हरकतें देखी कि ये कुत्ता क्या है, काट लेगा। ठीक, तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। अब हिरन बाघ से डरता है, क्या बचपन से ही हिरन बाघ से डरता आ रहा है। अभी मान के चलिए अभी एक हिरन है जो कि अभी पैदा हुआ, उसका हिरन का जो बच्चा है जो कि पैदा हुआ, अभी उसके सामने बाघ आ जाए तो क्या वो उससे डरेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये बाघ है क्या है और ये क्या कर सकता है, उसे नहीं पता। तो फर्स्ट टाइम वो नहीं डरेगा, लेकिन जब वो उसकी हरकतें देख लेगा तो वो डरना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड टाइम। इसके बाद है आपका छठवां। इसकी बात करें तो ये है संबंध कारक। संबंध कारक की बात की जाए तो का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ये सभी आते हैं। इन चीज़ों को आपको अच्छे से पता ही होगा, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में दो चीज़ों का प्रयोग होता है। दो चीज़ों का प्रयोग क्या होता है, जब कभी भी किसी भी वाक्य में यदि आपको लगे कि इस वाक्य में अंग्रेजी बनाते समय ऑफ का प्रयोग होगा, या दूसरा आपको लगे कि इसमें अपिस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। देखिए ऑफ तो ये होता है और उसके बाद अपिस्ट्रोफी ये होता है। जैसे कि हमने लिखा शीलास फादर। देखिए होता क्या है, देखिए थोड़ा अंग्रेजी में भी सीख लीजिए थोड़ा सा। अपिस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, वो होता है आपके सजीवों के लिए, और जो ऑफ का प्रयोग होता है वो होता है निर्जीवों के लिए। ठीक, तो ऑफ का प्रयोग होता है वो निर्जीवों के लिए होता है, और जो अपिस्ट्रोफी का प्रयोग होता है वो सजीवों के लिए होता है। तो ऑफ का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, यदि आपके वाक्य देखा जाए, इसमें कोई आगरा के बाजार में बहुत भीड़ है, तो ये आपसे बोला जाए आगरा का बाजार। देखिए बाजार भी आपका क्या है, नॉन लिविंग है, और यहाँ पर आगरा भी क्या है, नॉन लिविंग है। तो हम लिखेंगे कैसे, मार्केट ऑफ आगरा, इस प्रकार से लिखना होगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते आगरास मार्केट, इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते, हमें यही लिखना होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए दो प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, एक ऑफ और एक अपिस्ट्रोफी। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए, हमेशा ही इसमें देखिए ये काफ़ी इजी रहता है, इसमें हमेशा ही संबंध को बताया जाता है। तो देखिए आगरा के बाजार में बहुत भीड़ है, कि कौन सा कहाँ का बाजार, आगरा का बाजार। ठीक, सीता का भाई खेल रहा है, सीता का भाई खेल रहा है, तो सीता का भाई यहाँ पर संबंध है। शीला ने मेरी पुस्तक चुराई, तो शीला ने किसकी पुस्तक चुराई, मेरी पुस्तक चुराई। तो शीला ने मेरी पुस्तक, देखिए री का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक, काकी के, रारी रे और नानी ने, ये सभी का प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद है आपका मेरे पैसे दे दो, तो मेरे पैसे, ये है आपका संबंध। इसके बाद है मेरा घर 4 मील दूर है, तो मेरा घर की बात नहीं कर रहा है, घर 4 मील दूर है, इस प्रकार इसमें अपादान नहीं आएगा, सॉरी
इसमें संबंध नहीं आएगा, घर 4 मील दूर है इसमें संबंध नहीं आएगा। लेकिन मेरा घर या उसका घर या सीता का घर, इस प्रकार से कुछ भी बोला जा रहा है तो उसमें संबंध बताया जा रहा है कि उसका घर, इसका घर, इस प्रकार से। इसके बाद है अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय यानी कि आपका परिचय दीजिए, आपका परिचय, ठीक। इसके बाद है हमारी कार बहुत सुंदर है, यानी कि हमारी कार या फिर मेरी कार। कभी कभी हम का भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग, जैसे कि जो भी लोग होते हैं जो अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए हम का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी अपने आप को भी रिस्पेक्ट दीजिए और दूसरों को भी रिस्पेक्ट दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बोलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये करना है, हमें वो करना है, इस प्रकार से ऐसे मतलब। लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है। और इसको यहाँ भी सेंटेंस में देखा जाए तो हमारी कार बहुत सुंदर है, तो हमारी कार, ठीक, हमारी कार। किसी और के या फिर किसी और की बोला जाए, उसकी कार, रोहित की कार, शीला की कार, इस प्रकार से बोला जाए तो कोई भी बोला जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, संबंध होगा। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हमेशा ही आप याद रखेंगे, अधिकरण कारक में हमेशा ही याद रखेंगे, देखिए इन, ऑन, अंडर, इन, ऑन, अंडर, तो काफ़ी सारी ऐसी प्रोपोजिशंस हैं, ठीक है। अंडर, एट ले लीजिए। तो इस कैटेगरी की जितनी भी प्रोपोजिशन है आपकी, इस कैटेगरी की, देखिए इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इस कैटेगरी की, इस कैटेगरी की जितनी भी प्रोपोजिशन होंगी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ अधिकरण कारक में आएंगी, सिर्फ और सिर्फ अधिकरण कारक में। हमने आपको बताया था अभी, जो अभी कार वाला एग्जांपल दिया तो वाहन वाला, कि वाहन के पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो उसमें इनका प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है तो बाय का प्रयोग होगा। तो वहाँ पर जो आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, इनका प्रयोग जो हो रहा है, वो इनका प्रयोग यहाँ पर होता है अधिकतर, ठीक। तो इन, देखिए एक चीज याद रखिए, इन, ऑन, अंडर, एट, ऐसी जितनी भी इस कैटेगरी की प्रोपोजिशन है, अगर आपको दिखती हैं किसी भी हिंदी के वाक्य को बनाते समय आपको लगे कि इनमें से कोई भी प्रोपोजिशन आ जाएगी, वहाँ पर सीधा सीधा ही आपको क्या करना है, अधिकरण कारक लगा देना है। तो एग्जांपल देखते हैं, मैं बस में बैठा हुआ हूँ। किस में बैठा हुआ हूँ, बस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहीं से आपकी प्रोपोजिशन आएगी इन, ठीक। तो उमेश लखनऊ में रहता है, कि कहाँ पर रहता है, इन लखनऊ, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से कमल सभी फूलों में सुंदर है, ठीक। अनूप छत पर खड़ा है, ठीक। और उसके बाद समय के ऊपर बात की जाए तो समय के ऊपर जितनी भी प्रोपोजिशन है इन्हीं में से ही प्रोपोजिशन आपकी प्रयोग की जाती है, इन, एट, ठीक। तो यहाँ पर रोहित 10 मिनट में आएगा, किस में आएगा, 10 मिनट में आएगा, ठीक। कमल समय से घर आ गया, समय से, एट टाइम, समझ आ रहा है ना, एट टाइम, समय पर या फिर समय से, ठीक। मैं 10 मिनट में सीता से मिलूंगा, इन 10 मिनट्स, ठीक। इसके बाद है अनूप पढ़ने में तेज है। किस में तेज है, पढ़ने में तेज है। कैसे, इन स्टडी। रोहित दौड़ने में तेज है, इन रनिंग। शेर गुफा में घुस गया, इन केव। वह अपने घर के सामने खड़ा है, का प्रयोग किया। तो इस प्रकार के जो प्रोपोजिशन होंगी वो सारे आपके कहाँ पर प्रयोग होंगे, अधिकरण कारक में प्रयोग होंगे, ठीक। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है 8वां, उसको समझ लेते हैं। और उसको यदि हम आपको ना भी पढ़ाएं तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो मार्क होता है इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। इसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। और अंग्रेजी में कहते हैं इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क और विस्मयादि बोधक हिंदी में कहते हैं। जहाँ कहीं भी आपको ये मार्क दिखेगा वहाँ पर आपको सीधा सीधा ही संबोधन कारक लगाना है। अब सही जो मार्क होता है वो किन वाक्यों में लगाया जाता है या फिर संबोधन होता क्या है, तो हमेशा ही याद रखिए, अपने भावों को प्रदर्शित करना जो कि आपके संवेग होते हैं। क्या होते हैं, आपके संवेग होते हैं। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, अगर आपको नहीं पता हो तो देख लीजिएगा। मैकडूगल ने आपके 14 प्रकार के संवेग बताए थे। तो जो संवेग होते हैं, हंसना, रोना, खुश होना, इस प्रकार के जितने भी आपके संवेग होते हैं, ईर्ष्या, जलस, ये फील, तो ये जितने भी संवेग होते हैं वो सारे संवेग इसी के अंदर आते हैं। जब कभी भी आपको ये मार्क दिखेगा, सिर्फ ये मार्क दिखेगा, और वहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा ही क्या कर देना है, संबोधन कारक को बता देना है, ठीक। संबोधन कारक को ही टिक करना है। अब इसके बाद यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा क्रिया से संबंधित। क्रिया में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे
जो कि आपकी क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में आपने अगर यदि अभी तक गलती करते आए हो या फिर आपको समझ नहीं आता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, बहुत ही हार्ड लगता है तब उसे सॉल्व करते हैं, तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो होंगी उसके लिए हम आपको इतना इजी कर देंगे उसे, बहुत ही ज़्यादा इजी। कोई भी कैसा भी पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपने माइंड से तुरंत देखते ही 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर उसे क्लिक कर दोगे, उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको इसके बाद ही करा देंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।